सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। कल का प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था कि अचानक हमारे मेहमान पटरी से उतर गए। सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने सरकार की मदद के लिए हर वो हद पार करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ FIR कटवाने की कोशिश की। तो उसके जवाब में फिर मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो कल हुआ, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम और मैं तारीख में पता नहीं अमर हुए या नहीं हुए, लेकिन अकबर और एंथनी होने की गारंटी तो है। कोशिश करूंगा कि मेरे आज के मेहमान से भी मालूमाती गुफ्तगू कर सकूं उस वक्त तक जब तक उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना शुरू न किया, जब तक उन्होंने मुझ पर ये हमले करने ना शुरू किए कि खान साहब बहुत ईमानदार हैं। जैसे मेरे खिलाफ उनके घर के करीब थाने में FIR कटी हुई है, जैसे मुझे पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे जो है वो ढूंढते फिर रहे हैं। भाई वो अकेले थोड़ी सादिक और अमीन है, मैं भी तो थोड़ा बहुत हूँ। लेकिन ये अलग बात है कि उनकी पूरी टीम अपना काम छोड़ करके उनको सादिक और अमीन पेंट करने में बिला वजह हल्कान हुई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब को इसकी कोई ज़रूरत है। मुद्दे पर आता हूं, आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला। ये वो टॉपिक है जिस पर कल मामला जो है वो काबू से बाहर हुए थे। आज़ादी सहाफ़त पर यूं तो हमला उस वक्त भी हुआ था जब मेरे सरकार के बरसर इक़्तिदार आने के बाद तब्दीली का सुरमा बेचने वाले मीडिया को उसकी हरकतों का, इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा हरकतों को, उसकी हरकतों का अजर मिलते हुए कभी उनकी तनख्वाहें लेट की गई, कभी बड़े बड़े जय्यद एंकरान कराम सहाफ़ी CV हाथ में लेकर के और दरबदर होते नज़र आए, कभी जो है वो ठेले लगाते हुए नज़र आए सरकार के तनकीद करने वाले सहाफ़ी। वो सहाफ़ी उस वक्त अच्छे थे जो नवाज शरीफ को हर गलती का जिम्मेदार ठहराते हुए इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त हैं, जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उनको उन पर बिल्कुल भी तनकीद की जहमत ही गवारा नहीं किया करते थे। लेकिन अब चूंकि मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म हैं, इसलिए अगर आपने उनके बारे में कुछ कहा तो आप सादिक और अमीन तो इन्वर्टेड कॉमास में हो गए। फिर आपके खिलाफ वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो इस वक्त नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं। आज़ादी इज़हार पर अभी जैसे मैंने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में तबसरा किया, उस वक्त भी यही शुबा किया गया मेरे मेहमान की जानिब से कि जैसे मैंने ये खबर प्लांट की है। और भाई BBC मेरे को घर की कहती है। BBC के किसी बंदे ने, उसके करता धरता ने, जिसका नाम नहायत गैर मुहज़्ज़ब है, अंग्रेज़ी में है तो क्या हुआ, उसने बाकायदा सरकार को एक ख़त लिख दिया एहतजाजन। उसने BBC से पाकिस्तान के एक चैनल के साथ वो जो ताउन था वो कैंसिल कर दिया। आज़ादी सहाफ़त पर उसने पहला सवाल उठाया। सहाफ़ियों के हुकूक़ की अंजुमन बाकायदा हर कुछ अरसे के बाद प्रेस रिलीज़ भेज करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है। मकामी सहाफ़ियों को आप छोड़िए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं आज़ादी सहाफ़त पर होने वाले उस हमले के कि जो इतनी तवातुर से हो रहा है कि जिसकी नज़ीर मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ दौर में भी अगर मिलती हो तो मैं गलती की माफ़ी मांग लूँगा अगर कोई मेरी इस्लाह करेगा तो। पैमरा का इदारा बनाया गया था ये देखने के लिए कि कहीं कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं हो रही, रेगुलेशंस हो रही हैं, मीडिया पे सेंसरशिप उस हवाले से नहीं, सेल्फ सेंसरशिप सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप वो कर लें तो फिर किसी सेंसर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हुदूद व क़ुयूद को अगर आप पामाल ना करें और उस हवाले से सेंसर है तो फिर ठीक भी है। लेकिन वो जो चैनलों पर चल रहा है इस एक वक्त में भी, जिसके ज़िक्र में डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, वहाँ कहता धरता सत्तू पी करके और अपनी मुलाजमत पूरी कर रहे हैं। या तो आप एक काम कीजिए कि सत्तू को हमारा कौमी मशरूब डिक्लेयर कर दिए कि धनिया पीना आज से जो है वो यहाँ पे बाइसे अजर सवाब है। और अगर नहीं तो फिर कम अज़ कम यहाँ कुछ और लोग भी तो हैं जिनको काबिल गर्दन जनी ना सही, कम से कम आप कानून के कटहरे में लाएं। पैमरा अगर रेगुलेशंस करने के बजाय ये तय करेगी कि बोल को या फलां चैनल को कौन से नंबर्स पर लगाना है, पैमरा अगर ये तय करेगी कि कौन सी छुट्टी वाले दिन हम जाकर के बोल को बंद कर दें ताकि अगले 2-3 दिन की छुट्टी हो जाए, स्टे भी लेने ना जा सके कोई कहीं किसी अदालत में। अदालतें अगर आपको लगता है कि आज़ाद हैं तो आप अदालतों में जाकर के अपने काम को करें। अदालत ने बाकायदा बोल की बंदिश के खिलाफ एक हुक्म दिया
अब अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए बाकायदा पैमरा और अहले पैमरा गर्दी का जो मुजाहरा कर रहे हैं, केबल ऑपरेटर्स की अंजुमन को जिस तरह से धौंस धमकी का सामना है, ये मैंने घर में कोई खबर तो तैयार नहीं की। सुबह से चैनल चीख रहा है, कल से चीख रहा है, पिछले हफ्ते से चीख रहा है। लेकिन जब मेरे मसीहा का इंटरव्यू हुआ हमारे ही अपने चैनल पर, सुभान अल्लाह, वो तो शुक्र है वो इंटरव्यू मैंने नहीं लिया। खैर वो इंटरव्यू मैं ले भी कैसे सकता था, मुद्दे पे आ जाता हूं। उनसे पूछा गया कि पैमरा और अहले पैमरा जो कुछ कर रहे हैं, आप जवाब सुनिए, यूट्यूब पे टाइप कीजिए, उस इंटरव्यू को देखने के लिए जाइए। कह रहे हैं कि नून लीग और दीगर लोगों ने जो है वो लुब्बे लुबाब बता रहा हूं 2 नंबर लोग लगवाए हुए थे। भाई 2 नंबर लोग लगाए हुए थे तो 1 नंबर लगा दो ना, किसने हाथ रोका है? नहीं, ये नहीं होगा। फिर नवाज शरीफ को कैसे कोसूंगा, फिर बड़े मामलात हो जाएंगे यार। सिंध हाईकोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट से अपील करता हूं और अपने मेहमान की जानिब जाता हूं। चीफ जस्टिस से मैं अपील करता हूं कि जनाब मन हुजूर एक नजर करम जरा इस तरफ भी, पैमरा रेगुलेशंस का इदारा बनाया गया था, ये पैमरा दहशतगर्दी का अगर इदारा बन जाए और खुद चेयरमैन पैमरा जो हैं वो केबल ऑपरेटर्स की अंजुमन को फरमान सादिर करते नजर आए कि कौन से चैनल को ऊपर करना है, किसको नीचे करना है, किसको कब ऑन एयर करना है, किसको कब बिला वजह ऑफ एयर कर देना है, तो सर मेरा ख्याल है कि यहां इंटरवेंशन तो बनती है। अब बात करेंगे अपने रेगुलर प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं। भाई ये पैमरा वाली बाहर आओ और रेगुलर हमारी जो है वो मार दो, उसके बाद फिर मैं जब अपने मेहमान पे जाऊंगा तो वो दोबारा से सवालात इन कर लेंगे। टैगलाइन इन कर दो सिंध सरकार वाली। ये जो मनमोहनी सी सूरत आपको नजर आ रही है, इनके नामा अमाल में सिर्फ एक नेकी भी अगर हो तो भी मेरा ख्याल है कि काफी होगा। इनके पास वो है जो मेरे और आपके पास नहीं है। इनके पास दस्ते शफकत है, इनके पास दस्ते शफकत है। दस्ते शफकत है किस चीज का? सियासत का। ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन अब जो मामला हुआ है वो बड़ा गड़बड़ेशन की जानिब गया है। सिंध सरकार ने कल अपनी रिट को बहाल करने की एक कोशिश एक सही करते हुए कुछ गैर कानूनी जगहों को वागुजार कराया। उसमें एक फार्म हाउस भी था, बल्कि एक से जायद थे। अच्छा, उसमें से किसी एक फार्म हाउस की मेरा ख्याल है, मैं सबको नहीं, सबके बारे में बात नहीं करता, किसी एक फार्म हाउस के बारे में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन किसी एक खास जगह पे मौजूद है कि यहां पे किस किस को इन्वर्टेड कॉमास में इंटरटेन किया जाता है, इंटरटेन किया जाता है। मैं पिछले हफ्ते जब गुजरा उस एक जगह से, तो मुझे मेरे साथ मौजूद एक आला को भी इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा, बताया कि ये मौसूफ का फार्म हाउस है। मैंने कहा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने जो डिटेल बताई वो सुनने की न बताने की मेरी हस्ती और औकात तो नहीं। मैं फिर भी उसको ये गुमान करता हूं कि वो इल्जाम तराशी ही थी। अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, और ऐसा नहीं कि ये बाकायदा कोई जय्यद खिलाड़ी हैं। नो सर, पीटीआई में इस वक्त ज्यादातर फ्लाइट्स बाहर से ही आई हैं। बाहर से बोले तो पीपल्स पार्टी से, बाहर से बोले तो नून लीग से, और बाहर से बोले तो जनरल मुशर्रफ की अता करदा हैं। ये भी जनरल मुशर्रफ के दौर में एक वजीर थे। मेरे प्रोग्राम में मैंने इन्हें जहमत दी, जिस अल्लाह मारे ने इनको लाइनअप किया था उससे ज़रा सी देर भी ये बात अपने पेट में नहीं रखी गई कि एंकर का नाम नूरुल आरफीन सिद्दीकी है। उसने बड़ से इनके सामने उख्दा खोल दिया। अच्छा, ये भी खुशगवार मूड में थे। इन्होंने कहा ठीक है, होता होगा कोई नूरुल आरफीन सिद्दीकी। मेरा ख्याल है वहाँ कोई मेरा डसा हुआ बैठा हुआ था, उसने फिर उसको बताया कि नूरुल आरफीन सिद्दीकी नहीं, नूरुल आरफीन सिद्दीकी, जिस तरह से रावनवार को किसी ने बताया था। उसके बाद फिर साहब अलर्ट हो गए। उसके बाद साहब ने उसके जो हशर किया रावी का, वो बयान से बाहर है। मुतअद्दिद दफ़ा मैं और मेरी टीम कोशिश कर चुकी कि इनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करें, लेकिन जनाब मन हमारे नामा अमाल में स्याही इतनी है कि हलीम आदिल शेख जैसा नेक नाम को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा, वही कह रहा हूँ, नेक नाम आदमी हमारे प्रोग्राम में कहाँ आएगा। बाज़ाब्ता तौर पर रद्द-ए-अमल आया है तर्जुमान सिंध हुकूमत का। उन्होंने लैंड माफिया का बाकायदा रुकन, कब्जा माफिया का एक सरकर्दा मोहरा करार दे डाला है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। किसको? अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली जनाब मन, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, हलीम द ग्रेट, आदिल शेख, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की निशानी और इमरान खान साहब के मौजूदा अनमोल रतन,
हलीम आदिल शेख। दिलचस्प हो जाती है उस एक वक्त में ये पेशकश जब हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से की गई कि इनके जहनी इलाज के लिए सिंध सरकार जो है वो तैयार है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा साउंड बाइट दिखाऊंगा। अल्लाह और उसका रसूल गवाह है कि मुझे सिर्फ 20% समझ में, लेकिन जो 20% समझ में आया उससे भी मुझे ये पता चल रहा है, खुदा की कसम कि ये खुशामद हो रही है। जिन लोगों को सिंधी आती है वो सुने, जिनको नहीं आती वो तकिया करें मेरे बयान पर। हलीम आदिल शेख किसी दौर में उनको वक्त का मौजूदा वजीर आला मुराद अली शाह कितना पसंद था, कितना प्यारा था। चलाओ यार वो साउंड बाइट। कसम खा सकता हूं कि मेरे सर के ऊपर से चली गई। जो चीजें समझ में आई हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि ये खुशामद का वर्ल्ड कप हासिल करने की भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन कितनी प्यारी बात है, सूबे सिंध का एक और जिम्मेदार खुर्रम शेर जमान, वो क्या कह रहा है, मुराद अली शाह वजीर आला के बजाय कार्टून ज्यादा लगते हैं, करप्ट आला खैर बनाए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली को वो कार्टून क्यों नहीं लगे? और अगर उनको भी लग जाते तो फिर ये तो बाकायदा FIR हो जाती। ये जो अभी मैंने साउंड बाइट चलाया, इसी किस्म के कुछ मुतनाज़े किस्म की बातों को आपसे शेयर करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, राजा खुर्रम परवेज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं। सबसे पहले पैमरा गर्दी के मौजू पर मेरा ख्याल है सरकार से ज़्यादा अच्छी रोशनी कोई और डाल नहीं सकता। नदीम कुरैशी साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जनाब। सर मेरे कान तरस रहे हैं बिटवीन द लाइन आंसर के लिए। अगर आप इनायत फरमाएं तो मैं और मेरी आइंदा आने वाली कई नस्लें आपके मशकूर होंगे। नाम पूछ रहा हूं, काइंडली नाम ही बताइएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर पर तवज्जो मत दीजिएगा, ट्रक की किसी नई बत्ती के पीछे लगाने की गलती मत कीजिएगा। प्रोग्राम सर धर्म भरम हो जाएगा और वो भी इब्तिदा में बड़े मामलात हैं। पूछना यह था कि पैमरा वजीर आजम के अंडर आता है या कोई फोर्स है जो इसको देखती है? जमहूरियतों में नॉर्मल जिंदगी अगर हम गुजार रहे हो, सब कुछ नॉर्मल हो, सियासत, आज़ादी इज़हार राय, सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो, तो होता क्या है मुहज़्ज़ब माशरों में, पैमरा गर्दी का नोटिस लेने के लिए अगर दुहाई दी जाए तो वज़ीर आज़म के अलावा वो कौन है जिससे बात की जा सकती है? क्योंकि वज़ीर आज़म तो ये कहता है नून लीग ने 2 नंबर लोग लगाए थे, गोया अपने ही पेशरो के खिलाफ वो FIR काट के बरी जिम्मा हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो नूरुल आसिम भाई आपको एक अर्ज कर दूं, प्रोग्राम का आगाज नहीं है, प्रोग्राम अब तकरीबन इख्तिताम के करीब है और जिस तरह से पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, हम भी तीनों आपके जो मेहमान हैं, आपकी जो गौर अफशानी है, आपका जो बातिल चिकन खिताब है, आपका जज्बात से भरपूर एंट्रो जिसमें आपने कोई 25 से 30 हजार सवाल किए हैं, मेरी 7 नस्लें भी इन सवालों का एक प्रोग्राम में जवाब नहीं दे सकती। आपने FIR से लेकर पैमरा से लेकर हलीम आदिल शेख, वहां से लेकर खुर्रम शेर जमान। अच्छा, आपस की बात है, मुझे पता था आप यही करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बीच में कूद करके ये बताने की जहमत करूंगा कि सवाल मेरा पैमरा से मुताल्लिक था। वो हलीम आदिल शेख तो आप खिसियाट मिटा रहे हैं, हालांकि अभी वो मेरा सवाल नहीं है, अभी वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा जो सवाल था वो आप सुन चुके हैं, अगर जवाब इनायत करें। देखिए, जब आप अपने प्रोग्राम के आगाज में 10,000 मुकदमा दायर करेंगे तो किसी एक साइल की बात सुना भी करें, सुनना भी बड़ा अच्छा होता है। अगरचे ये आदत जनाब को नहीं है, आप चूंकि फरमाते हैं और आप समझते हैं कि आपके सामने सारे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ आपका खिताब सुनना है और उन्होंने कोई बात नहीं करनी। अच्छा, मैं ये जुर्रत हमेशा करता हूं क्योंकि आप अगर जब मुझे बुलाते हैं तो मेरा टाइम भी बड़ा ही कीमती है, आपसे ज्यादा तो नहीं है, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। अब मैं पर्ज करूं, पैमरा एक ऐसा इदारा है जिसकी अपनी रेगुलेशंस है, अपने रूल्स हैं। अगर किसी शख्स को उस पर कोई एतराज है तो उस फोरम पर जाकर अपना एतराज दूर कर सकता है। पाकिस्तान में जो हमने समझा हुआ है ना कि हर शख्स कायदा और कानून से बालातर है, तो ऐसी बात नहीं है। ये भी नहीं है कि सिचुएशन बड़ी आइडियल हो, किसी जगह पे कोई एरर हो सकता है। मैं खुद बोल का बड़ा मतलब सुनने वाला हूं। बोल हमारा एक बड़ा शानदार चैनल है, बोल की अपनी क्रेडिबिलिटी है और बोल के बड़े फॉलोअर्स हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बोल से, किसी प्रोग्राम की किसी कंटेंट से तो किसी को एतराज हो सकता है। बोल की ओवरऑल पॉलिसी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की पॉलिसी है, पाकिस्तान की आवाम के साथ खैर खाई की पॉलिसी है। मैं समझता हूं कि पैमरा ने अगर किसी हवाले से आपको उससे कोई तकलीफ है या आपको कोई उससे रंजिश है या आपके चैनल के साथ कोई ऐसा इशू बना है, तो बहुत सारे मामला ऐसे जो बैठ के हल हो सकते हैं।
चूंकि बोल की पॉलिसी सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी जानिब आता हूँ, वक्त की शदीद कमी है। राजा खुर्रम परवेज साहब एक तवील अरसे के बाद हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं। सर राजा साहब, जनाब मन, जितना ईमानदारी की बात है, जो सही बात है, हक की बात है, वो मैंने नवाज शरीफ दौर में भी यही कहा था और आज मैं दोबारा दोहराऊंगा, जितना मीडिया ट्रायल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरा ख्याल है हुआ है, उतना शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी का आज तक की तारीख में तो नहीं हुआ। ये बात मैं सूली पे चढ़ करके भी कहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस एक दौर में भी जब एक बाकायदा जय्यद एंकर रोज रात को 8 बजे बैठ करके और आपकी हुकूमत गिरा रहा होता था, आपके जहन में ये आइडिया क्यों नहीं आया कि पैमरा या किसी और इदारे का इस्तेमाल करके, जिस तरह से मौजूदा दौर में हो रहा है, पिछलों के नाम पर सारे FIR फाड़ दी जाती हैं, आपके जहन में ऐसा कोई शानदार नादिरशाही नुस्खा नहीं आया? कोई अनमोल रतन आपके पास पिछली हुकूमत का छोड़ा हुआ नहीं था जो आपको इस राह पर डाल दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई ख्याल आए और अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी फ़रोनियत पीपल्स पार्टी में आए जो हमने इस हुकूमत में देखी। दो चीज़ों पे बड़ा फ़ख्र करते हैं भाई। एक तो ये कि हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। और दूसरी बात तो आपने ख़ुद कर दी और मैं आपका मशकूर भी हूँ कि जिस तरह मीडिया ट्रायल किया जाता था, तनकीद बिल्कुल कीजिए, उसमें जायज़ भी होती होगी, लेकिन कई दफ़ा इतनी नाजायज़ तनकीद की जाती थी कि एट टाइम्स वाकई बड़े सब्र का मुजाहरा किया जाता था। और इसका क्रेडिट जाता है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि हमारे दौर में कोई एक एग्ज़ाम्पल बता दें, कोई चैनल बंद हुआ हो, कोई प्रोग्राम बंद हुआ हो, कोई एंकर ज़ेरे बार आया हो। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मसले में सरखरू हैं। और मैं आपको एक बात और करना चाहूँगा, अफसोसनाक है ये, मैंने सारी आपका इंट्रो सुना, बड़ा डिटेल में आपने बताया कि जब एक अदालत फ़ैसला दे देती है और अदालती फ़ैसले के बावजूद उस पर अमल दरामद ना होना, मेरा ख्याल है ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तौहीन अदालत है। लेकिन भाई किस किस चीज़ को रोएंगे? आपके साथ भी वही हो रहा है जो बाकी सब के साथ हो रहा है, जो अपोजिशन की जमातों के साथ हो रहा है, जो PIA के साथ हो रहा है, जो पिम्स के साथ हो रहा है, जो स्टेट लाइफ के साथ हो रहा है, जो PNDC के साथ हो रहा है, क्योंकि अगर वही आप आपके साथ भी हो रहा है। जो कारोबारी तो कहीं बड़े मामलात इधर उधर हो जाएंगे। आपको तो पता है नदीम कुरैशी साहब तबे नाजुक रखते हैं। सर मैं अपनी राय रखता हूँ और मैं बरबला उसका इजहार करूंगा। जो कारोबारी हजरात के साथ हो रहा है, जो किसानों के साथ हो रहा है, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ हो रहा है, आपके साथ भी वही हो रहा है। मैं कैसर अहमद शेख साहब के पास जाऊंगा। कैसर शेख साहब, सर ये मुझे बताइए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में भी ऐसा हुआ तो जरूर था। अच्छा, मैं किसी और की भी क्या बात करूं, हालांकि किसी और की मेरे पास बहुत अच्छी मिसालें मौजूद हैं। मेरे साथ तो कम से कम हुआ है, मेरे साथ तो कम से कम हुआ है कि बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, सॉरी फाइनेंस कह रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से बाकायदा लेटर आए और मुझे ऑफेयर कराया गया और बहुत सारी चीज़ें हुई। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने नवाज शरीफ की प्रो इंडिया पॉलिसी को और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी पाकिस्तान जो पॉलिसीज़ थी उसे एक वक्त में उसको तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन सर फिर भी मैं तो चलो एक छोटा सा, मैं तो किसी खेत की मूली ही नहीं, वो जो बड़े बड़े जय्यद इन्वर्टेड कॉमास में एंकरानी कराम है, कभी उन पर ट्राई करने की कोशिश की और अगर की तो नतीजा क्या आया? अगर मुख्तसरन नूरुल आरफीन सदीकी, आप बड़े अच्छे अंदाज से आपने इंट्रो भी दिया। लेकिन जैसे राजा खुर्रम अशरफ ने कहा कि जो कुछ होता रहा, देखिए ना, मुस्लिम लीग के खिलाफ जो कुछ जितना प्रोपेगेंडा और जितना मीडिया ट्रायल मुस्लिम लीग का हुआ है, ये अभी क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री है, सबको पता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि हर किस्म का जो भी कुछ मीडिया पे कहा गया, लेकिन हमने कोई उसको इसी तरह लिया कि पैमरा आज़ाद था और उसमें कोई इंटरवीन नहीं किया जाता, आप कह रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त अजीब है कि ये तो आई तब्दीली के लिए, नया पाकिस्तान बनाना था, सारे नाम को इन्होंने बेहतर करना था, हर चीज़ जो इनके ध्यान में थी। और सर इमीडिएट ब्रेक की कॉल आ गई है, आपके पास आता हूँ ब्रेक के बाद। नाज़रीन यहाँ वक्त है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, वापस आते हैं, फिर कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना मकसूद है। तबर्रा हो रहा है पैमरा गर्दी पर और शरीक गुफ्तगू हैं मेरे तमाम मेहमान। कैसर अहमद शेख साहब, सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप जो फरमाना चाह रहे थे।
मैं ये कह रहा था कि जो पैमरा का हुआ कुछ तफसील आपने बता दी। मैं आपको आप देखिए बाकी ये जो असेंबली में हो रहा है ना, उसमें भी किसी मेंबर को भी कोई राइट नहीं है बात करने का। यानी ये पहली बार मैंने अपनी पार्लियामेंट्री लाइफ में देखा है कि हुकूमती बेंचों की तरफ से खुद चले गए और ये पॉइंट आउट हुआ कि जी आप कोरम पूरा करें। तो आप अपोजिशन वाले ने अगर बात करनी है तो पहली बार ये देखा है कि हुकूमती बेंचों ने कोरम को पॉइंट आउट करके, यानी वो बात सुनने को ही तैयार नहीं और ऑर्डिनेंस लेके आए वो, क्योंकि उनका इरादा ही नहीं था कि वहाँ पे कोई बात हो असेंबली में। पहले ना तो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ और इतना बड़ा ऑर्डिनेंस के जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं, जो तब्दील कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके लिए किसी किस्म की कोई राइट नहीं है। तो पार्लियामेंट का राइट भी खत्म हो गया है इस दौर में। तो खुरम ने सही कहा कि आप बताइए ना किसका है, बिजनेस कम्युनिटी का कोई सुन रहे हैं जो कुछ ही हमें बार बार इल्जाम दे रहे हैं। फाटफ पे जो बात हुई है वो कहते हैं जी हमें कोई थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं नदीम कुरैशी साहब के पास जाऊंगा, बहुत देर से वो खामोश हैं। नदीम साहब सर ये मुझे बताइएगा जनाब मन, ये मीडिया जब तक नवाज शरीफ पर तनकीद के डोंगरे बरसाता रहा तब तक ये नेशनलिस्ट भी था, तब तक ये पेट्रियाटिक भी था, तब तक ये वाकई जिसको कहते हैं तकरीम के लायक भी था। लेकिन जैसे ही ये मौजूदा हुकूमत को आईना दिखाने की जसारत करता है, रेड लाइंस में हम दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल कल मेरी मेहमान ने भी ये कहा कि जी अगर आप इदारों की तौकीर के बारे में बात करेंगे तो फिर सरजनिश होगी। जनाब इदारों की तौकीर पर तो खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। हम अपने प्रोग्राम्स में भी इंश्योर करते हैं कि खुदा न खास्ता उस एक तरफ ना जाएं कि जहां जाना जिसको कहते हैं अखलाकियात से भी परे हो। सर उसके बाद अगर लिमिट में रह करके अगर हम आपकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करते हैं, आपको एक जिसको कहते हैं राह हिदायत इन्वर्टेड कॉमास में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इस सही को एक नाकाबिले मुआफी जुर्म क्यों बना दिया गया है? देखिए आरफीन भाई, एक अर्ज करूं आपसे, एक तो आप ये इन्वर्टेड कामा लगाकर जो अपना अंदर का गुस्सा, जज्बात, जोश और जज्बात छुपाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज आप ये शौक भी पूरा फरमा लें, हमें इन्वर्टेड कॉमास की कैद से निजात दें। सेकंड बात यह है, आज के प्रोग्राम को ही देख लें कि आपने इस प्रोग्राम में क्या कुछ फरमाया। ये अभी नहीं समझ आएगा। रात 11 बजे के बाद जब आपका मूड नॉर्मल हो, आप उसमें देखिएगा कि आपने तनकीद के अलावा क्या किया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितनी तनकीद इस वक्त की जा रही है, माजी में किसी हुकूमत के खिलाफ उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पैमरा के कवानीन सबके लिए बराबर है। अगर आपकी जात को, आपके इदारे को उससे किसी की दिलाजारी हुई है तो हमारे पास कोर्ट्स मौजूद है। पैमरा या कोई भी शख्स पाकिस्तानी, सर कोर्ट्स की तो सुन ही नहीं रहे ना, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं जनाब मन, आप सुन नहीं रहे कि अदालती अहकामात की भी सरियन खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में गए, अदालतों ने वर्डिक्ट्स दे दिए, अब आप उन पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। कौन करेगा? वजीर आजम तो आपका है, बरसर इख्तिदार तो आप हैं, और आप ही फिर गोलमोल बात करके निकल जाएंगे तो फिर तो आप समझे ना, फिर इन्वर्टेड कॉमास तो लगाना पड़ेगा ना। मैं तो गोलमोल बात नहीं करूंगा, मैं तो आपसे आपके अंदाज में खुली डुली बात करूंगा। मैं आपका दोस्त भी हूं, आपका नाकिद भी हूं, और मैं यहाँ एक अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं, अपनी गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हूं। देखिए पैमरा ने मुख्तलिफ चैनल्स पे अगर कोई इश्यूज बनते हैं, यहाँ इस मुल्क में किसी को कायदा कानून होना भी है, या सब लोग मादर पितर आजाद है कि जिसका जो दिल चाहे वो एटॉमिक एनर्जी से लेके और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तक और पाकिस्तान के सारे सेंसिटिव मामला पे दिल खोल के गुफ्तगू फरमाए। सही है। अभी मेरे भाई राजा खुरम साहब भी फरमा रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी के दौर में ये कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ हमें हकाइक को सामने रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी बहुत कुछ करती रही उस वक्त, अब वो तफसील पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको एक अर्ज करूंगा कि पैमरा के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आप पैमरा सबूत के ना कीजिएगा ना, अगर आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, आप मुझे सबूत दें, आप एग्जांपल कोट करें, आपकी वाकया बताएं। खुर्रम साहब सर मैं आपकी तरफ आता हूं। नदीम कुरैशी साहब सर अगर आप जल्दी से अपना जुमला कंप्लीट कर लें तो फिर मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊं। मेरा जुमला क्या है? अभी आपने फरमाया हलीम आदिल शेख कब्जा ग्रुप के सरबराह हैं, लैंड माफिया हैं। मैंने फरमाया? भाई मेरे नाम की एफआईआर क्यों फाड़ रहे यार? मुर्तजा वहाब का नाम लिया मैंने, भाई मेरा गंदा कहेगा। सुने, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। मेरे अजीज मेरी बात सुने, हम पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, जो एंकर्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये जब आप सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को अच्छा होने का, नेक होने का, नो सर ये तो बात यही रह गई। ये तो फिर कल का ही प्रोग्राम हो गया, सिर्फ मेहमान और उसकी जिन्स का फर्क है। कल कोई खातून थी, आज मर्द है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही मामलात हैं। सर ये मुझे बताइए
ये अखलाकियात की लाल वाली किताब जो आपने अपने दाएं तरफ रखी है या बाएं तरफ रखी है, पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा, ये उस वक्त कहां थी जब आप वक्त के वजीर आजम को सिर्फ गालियां देने रह गई थी? पार्लियामेंट पे लानत तक भेजी आपने, इदारों पर आप लोगों ने गीली शलवारें तक टांगी माजरत के साथ। सर 1 मिनट रुक जाइएगा, ये आपने फिर बीपी हाई कर दिया, वरना मैं बड़े तरीके से चल रहा था और अभी भी चलूंगा, कोशिश करूंगा। ये अखलाकियात की किताब जिस वक्त हजरत इमरान अहमद खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह इक़्तिदार में आएंगे, उस वक्त आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उस वक्त आप लोग सरों की फसल उतारेंगे। आप लोगों ने अंधी समझ रखी है, आपने ये सरकारी चैनल समझ रखा है, आपने मुझे कोई खुशामदी एंकर समझ रखा है। हजरत में जरा एक होता है ना मेंटल, जिसका स्क्रू कम होता है, जरा 1-2 चूड़ियां खिसकी भी होती हैं, मेरा स्क्रू गिरा हुआ है, जरा थोड़ा सा ख्याल कीजिए। मैं वो आदमी हूं जिसने नवाज शरीफ का नाम लेकर के ऑन एयर, जब वो वजीर आजम था, उसकी फांसी का मुतालबा किया। मैंने आज ये बैठ करके कहा आसिफ अली जरदारी को और नवाज शरीफ को अगर टांगना है तो रस्सी मैं ला के देता हूं। मुझ जैसा बड़बोला और ब्लंट आदमी तो शायद कुर्रार्स में भी 3-4 ही होंगे। आप उससे ये लाल वाली किताब पढ़ा रहे हैं? आपको लगता है कि मैं इतना ही मुती हूं कि जो आपकी अखलाकियात की ये किताब वन साइडेड पढ़ करके और चुप हो जाऊंगा? अब जरा जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए तो सही ना, हुजूर वाला जिले सुबहानी, सुने तो सही ना। बिटवीन द लाइन इतना ज्यादा देखते हैं कि आपको अपने अलावा कोई और शख्स पसंद ही नहीं है। ये दुनिया की सारी लिल्ली सर बिटवीन द लाइन झंडे से लेके और अंग्रेजों की नो अफगानिस्तान से लेकर और मिडिल ईस्ट तक जितने कारनामे अंजाम दिए वो सारे नो अब ये फिर वही लच्छेदार बातें मत कीजिए सर। नो सर, ये पीटीआई का वतीरा बन गया माजरत के साथ। बिटवीन द लाइन आइए ना। जिस वक्त मैं नवाज शरीफ के खिलाफ ये सारी बातें कर रहा था, मैं पेट्रियोटिक भी था, मैं इंटेलेक्चुअल भी था, मैं हुब्बुल वतनी से सरशार भी था, लेकिन जब हजरत इमरान अहमद खान साहब आ गए तो अखलाकियात के दायरे बदल गए। उस वक्त मैं जो हूं वो गद्दार भी हो जाता हूं। जस्टिस फायज ईसा ने ये सब बातें कर दी हैं, ऑन रिकॉर्ड है। जस्टिस फायज ईसा को क्या दुश्मनी है आपकी इस सरकार से? वो क्यों कह रही है कि मीडिया पाबंदी का शिकार है? वो क्यों कह रहा है कि हम जो है वो बर्बाद, बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पे बर्बाद किए जा रहे हैं? अब ये एकदम बहादुर शाह जफर से एकदम जस्टिस फायज ईसा साहब की अपना बुर्का ओढ़ के उनकी अदालत में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको मसलबंदी मिलेगी। मैं आपको ना गद्दार कह रहा हूं, ना मैं खुदा न खास्ता आपकी हुब्बुल वतनी पे शक कर रहा हूं। हाँ, मुझे आपकी ज़हनी हालत पे शक जरूर है। ये एकदम सारी खूबियां आपको अपने अंदर नजर आती हैं और सारी खराबियां आपको अपने अपोनेंट में नजर आती हैं। अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप तरकश के सारे तीर बगैर सुने दूसरे पर चला दें। अच्छा बोलना, पर्सनल गुफ्तगू नहीं करें ना आप। वो अखलाकियात की लाल वाली किताब पर आए जिसमें लिखा है कि इमरान साहब से सवाल नहीं होना, जिसमें लिखा है कि नवाज शरीफ या कोई और अगर वजीर आजम हो तो उसको तीर, तलवार, तमंचा, तबर्रा हर चीज से आजमाओ, लेकिन अगर इमरान खान इख्तिदार में आ जाएं तो फिर तमाम इदारे जो हैं वो समझ रहे होंगे आप, फिर वो जी अब कुछ कहेंगे या अभी भी कोई जलेबी देनी है? कुछ नहीं है। आप जितनी मर्जी ये बेचारगी का खोल तारी करे, पाकिस्तान की आवाम वाकिफ है। जो हशर आप और आप जैसे और लोग मचाए रखते हैं, आप अपनी सफाई में पूरा प्रोग्राम आपने अपनी सफाई में कर दिया। हमें आपकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं है, आपकी मोहब्बत पे शक नहीं है, आपके पाकिस्तानी होने पे शक नहीं है, लेकिन आप इन सारे के इदारों को खत्म कर दें। आप पाकिस्तान की अदालतें खत्म कर दें। अच्छा, मजे की बात है, कल की तरह आज भी किसी बात का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ चौरंगी घुमाई जा रही है। राजा खुर्रम परवेज साहब, सर ये मुझे बताइएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने बात की थी, ये इनकी आदत है गलत बयानी करने की, पीटीआई वालों की, और इनका वतीरा है। मैंने दावा किया है कि हमारे दौर में मीडिया को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। इन्होंने कहा जी बनाया गया, तो मैंने कहा मुझे आप कोट करें, कोई एग्जांपल या सबूत पेश करें। वो ये कर नहीं पा रहे। जो हाल इमरान खान का है वही इनका है। बात बेपड़ की करते रहना, गलत बयानी से काम लेना, लोगों को गुमराह करना, और कोई काम नहीं है इनका। क्या ये अच्छा होता कि आज 2.5 साल के बाद आप बताते कि आपने इस मुल्क को क्या दिया, 2.5 साल में आपकी परफॉर्मेंस क्या है? हमने 18th अमेंडमेंट दी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे। लेकिन बात सुने, आपने बहुत बात की है, बात सुने, गिव मी टाइम नाउ। आपने बहुत टाइम लिया, हमने बहुत सुना। आप मेहरबानी करके सुने। नदीम साहब प्लीज सर हैव पेशेंस। नदीम साहब हैव पेशेंस सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। सब इनमें ये जी राजा साहब मैं ये कह रहा था कि 18th अमेंडमेंट आई तो हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे। हमने ऑन बोर्ड किया, कमेटी बनाई, तमाम सियासी मुखालिफिन को भी कायल किया और कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी मनवाई, और हमने 18th अमेंडमेंट दी। आप ये अमेंडमेंट लेके आना चाह रहे थे सेनेट इलेक्शंस के अंदर, आपके पास नंबर्स नहीं थे। आपने क्या किया? एक वजीर खड़ा होता है, वो कहता है मैंने बात कर ली, अब दूसरा वजीर बात करेगा।
दूसरा वजीर कहता है मैंने बात कर ली, अब तीसरा वजीर बात करेगा। ये कलीमुल्लाह और समीउल्लाह आपस में खेल रहे थे और साबित कर रहे थे कि ये कौमी असेंबली का इजलास नहीं है, ये पीटीआई का इजलास है। हालांकि वो तो कौमी असेंबली का इजलास है जहां आपने अपोजिशन को ऑन वोट करना था। नंबर 1। नंबर 2, आइन में तरमीम का हक सिर्फ नेशनल असेंबली पार्लियामेंट को, आपने वहां से रिजेक्ट हुआ। आप बदनीति देखिए, ऑर्डिनेंस आता है और ऑर्डिनेंस में लिखा जाता है कि क्योंकि नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है इसलिए गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, और एक दिन पहले सदर ममलिकत खुद उस प्रोरोक करते हैं उस इजलास को। और आखिरी बात ये कि जब मामला सब जुडिस है और मामला कोर्ट में है तो आप ये ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए? आपने एक दफा फिर बलडोज किया। और देखें, ये बात जो इनका एक नैरेटिव है वो ये है जी कि खरीदो फरोख्त होती है सेनेट में, वोट बिकते हैं। बिल्कुल होती होगी, मुझे उससे इनकार नहीं है। तो जब संजरानी साहब का इलेक्शन था तो आपको तब क्यों ना याद आया? और आखिरी बात ये कि इसमें सिर्फ ये बात नहीं है जिसके पीछे छुप रहे हैं कि खरीदो फरोख्त होती है, ये खौफजदा हैं, ये डरे हुए हैं, ये बौखलाहट का शिकार हैं कि इनके अपने लोग जो इनसे नाराज हैं, जो गुस्से में हैं, जो इनका साथ देने को तैयार नहीं है, वो इनको सेनेट में वोट नहीं देंगे। ये है मसला। सर, गॉट योर पॉइंट। यहाँ मुझे ब्रेक के लिए कॉल दी ही जाने वाली है। कैसर साहब, सर मैं ब्रेक के फौरन बाद आप ही की जानिब आऊंगा, तफसील से आपसे गुफ्तगू कर, अहम मौजूआत हैं, अहाता करने की कोशिश फरमाएंगे। तामी लम्हा शो के आन पहुंचे। कैसर अहमद शेख साहब, साद रफीक साहब का एक बयान मेरे सामने, कहते हैं कि एक ऐसे वजीर आज़म आ गए जिन्हें पता ही नहीं कि कब क्या कहना है। सर ये कोई पहले वजीर आज़म है? अगर खुदा न खास्ता उनकी बात को बाय कर लूँ कि जिनके साथ ये मसाइल हैं, इस तरह के मसाइल तो साबिक़ सुदूर वज़ीर आज़म के वज़राए आज़म के साथ भी थे, उसमें नवाज शरीफ साहब भी मतलब एक्सक्लूड तो नहीं किया जा सकता उनको। कुछ डिबेटेबल सी बात की है। नहीं, देखिए ना, वज़ीर आज़म पहले भी आते रहे, लेकिन ये कभी आपने सुना कि डिवैल्यू हो गया? जो इतना बड़ा फैसला हो गया, मुल्क की करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो गई, उसकी कम हो गई कीमत, वो कहते हैं मैंने टीवी से सुना है। अब मुझे बताइए कि जो बातें हैं, वो जो झूठ अब बोला जाए और कोई बात सुनने को तो तैयार नहीं है। ये जो कुछ असेंबली में अभी हुआ, ये कहते ये हैं कि ये ना इसमें बड़े पैसे लोग लेंगे और बड़ा बिकेंगे ये जो सेनेट के जो वोट होंगे। मुझे बताइए, जब आप खुद चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि पार्टियां जो हैं वो सिंगल हैंडेड है, वन मैन शो है, तो ये मुझे बताइए कि इनकी पार्टी की मेजॉरिटी है इस वक्त जो इन्होंने असेंबलियों से वोट लेने हैं, तो अगर ये टिकट देंगे और अपने मतलब के टिकट देंगे, देखें ना, ये पार्टी से तो पूछेंगे नहीं, ये अपनी मर्जी, वन मैन शो है, अपनी मर्जी से टिकट देंगे, तो क्या ये टिकट बेचेंगे नहीं? क्या टिकट मुफ्त में दे देंगे? और क्या इससे पहले टिकट नहीं पैसे लिए जाते रहे? तो मुझे बताइए कि आप पूरे मुल्क को एक आदमी, अगर पीटीआई का जो हमारे जो वजीर आज़म है और या उनका जो, या तो मुझे बताइए कि किस तरह, क्या पार्टी में डिस्कस होता है कि किस मेंबर को देना है? यानी आपके एमपीएस के जो फेवरेट होंगे उनको टिकट नहीं मिलेंगे, उनको किस तरह टिकट, ये अपने मतलब के बंदों को टिकट देंगे? और टिकट अगर एक आदमी के हाथ में आ जाएंगे, पार्टी का मतलब हमारे यहाँ क्या है? खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वन मैन पार्टी है, तो अब उसके बाद क्या होगा? ये टिकट जो है कितना पैसा? मैं तो चुप करके सुन रहा था, लेकिन आपने मुझे बोलने में मजबूर कर दिया। जनाब मन, इस हवाले से तो आपके लीडर का रिकॉर्ड निहायत दागदार है, माजरत के साथ। मतलब जितना सरिया उनकी कंपनी में नहीं था, उससे ज्यादा उनकी गर्दन में था, माजरत के साथ। मतलब वो तो अमीरुल मोमिनीन चल रहे थे बाज़ाब्ता तौर पे, और अगर उनका बस चले तो वो आज भी घोड़े पे बैठ के आए और सबको आगे लगा लें। हमने तो कभी ऐसा कानून पास करने की कोशिश नहीं की ना। बताइए मेरे कि आप तमाम मेंबरों का राइट लेके ये क्यों ऑर्डिनेंस? और इतने, मैं इसी सवाल को लेकर के नदीम कुरैशी साहब के पास जाना चाहूंगा। काश वो मेरी इसी हरकत से खुश हो जाएं, काश ये फुल टॉस मेरे भी किसी काम आए, काश आप समझ रहे होंगे नदीम कुरैशी साहब। सर जरा लपेट लीजिए। देखिए, मैं अर्ज करूं, हर जमात का अपना एक तरीकाकार है। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत से लोगों ने वोट किया, तो मेरा राइट है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के मुताबिक वोट करूं सेनेट में। आपने देखा कि केपीके में माजी में क्या हुआ, और आप ये देखिए, क्रेडिट आपके लिए हमें क्रेडिट देना ऐसे ही मुश्किल है जैसे मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना मुश्किल है। रुक जाइए, आपने फिर नो एंट्री में कदम रख दिया।
मैं वो आदमी हूं जिसने उस एक वक्त में जो क्रेडिट दिया आपको, मैं आज भी दोहराता हूं। सुन लीजिए, इमरान खान शायद वो गलती से ही हुआ हो, लेकिन वो वाहिद आदमी थे कि जिसने अपनी पार्टी से लोगों को एक्सपेल किया उस एक हरकत की पादाश में। जनाब अब जरा कलेजा ठंडा हुआ। मैं पीटीआई से नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिकल जिसको कहते हैं अंधा नहीं हूं। मैं तज्जिया अगर दे रहा हूं तो मैं अपने जिसको कहते हैं सबूत और शवाहिद वगैरह की रोशनी में दे रहा हूं। मैं कोई आंख का अंधा काना नहीं हूं। अगर बात आपने सही की है तो मेरी हमदर्दी, मेरी हिमायत सब आपकी तरफ। मैं कोई गोश्त पोस्ट का लोथड़ा नहीं हूं जो एंकर के नाम पर आपने सामने बिठा दिया है। मैं सोचता भी हूं और करता वही हूं जो मुझे समझ में आए। अब बोलिए। इस कायनात के सबसे अच्छे इंसान आप हैं, सबसे सच्चे इंसान आप हैं, सबसे खूबसूरत करीब ठीक कह रहे हैं आप करीब ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मुद्दे पे आइए। अब मेरी सुने क्या मिसाक जमहूरियत जब हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसका पीपल्स पार्टी और पीएमएल हर जगह इजहार करते हैं, उस वक्त बेनजीर भुट्टो मरहुमा और मियां नवाज शरीफ को हमने मजबूर किया था कि आप शो ऑफ हैंड के हवाले से उसमें अपने एग्रीमेंट में शामिल करें। क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएल का मुतालबा माजी में नहीं रहा? आज अब अगर एक अच्छा काम होने जा रहा है, सारी जिंदगी यहाँ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ही रहेगी, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, कोई और अपोजिशन होगी। ये निजाम कुदरत है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कानून पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूती के लिए है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और पीएमएल इनको आज फ्रंट फुट पे लीड करना चाहिए था। यहाँ कैसर अहमद शेख जैसे जहांतीदा और सोबर लोग भी हैं पीएमएल में, जिनकी अपनी एक राय है। ये उन लोगों से बड़े मुख्तलिफ है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जो उन लोगों से बड़े मुख्तलिफ है जो इस फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कल्चर की प्रमोशन के लिए दिन रात एक किए रखते हैं। मैं समझता था इन जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी पार्टी को मजबूर करेंगे कि ये वक्त है। चले इमरान खान न्याजी से आपको जितना भी बुग़्ज़ सही, जितनी भी तकलीफ सही, आपकी उनसे वजारत उज़्मा में बैठना बर्दाश्त नहीं होता। दिन रात आपका शोर पूरा मुल्क सुन रहा है। यार एक अच्छा काम तो हो जाने दे। ये मुझे आपको आने वाले दिनों में इसका बेनिफिट होगा, इस मुल्क की जमहूरियत मजबूत होगी। कौन सा जुर्म होगा अगर पीपल्स पार्टी का एमपीए या एमएनए अपनी पार्टी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या नाम है आपका, अल्लाह आपको नेकी दे आजकल, नदीम कुरैशी साहब, एक बात मुझे बताइए, ये आदमी तनकीद किस पे करता है जिसकी इस्लाह से बाकी सारे मामलात भी सुधर रहे हो ना? आदमी तनकीद उसी को पर करता है कि जो हुकूमत में हो। अपोजिशन में जो हो उस पर तबर्रा तो वो तो आप लोगों ने ठेका लिया हुआ है ना, क्योंकि अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। मतलब नवाज शरीफ चोर था लेकिन मैं उसको बाहर भेजने से नहीं रोक सकता, और हूं मैं मुल्क का वजीर आजम। सुनते रहोगे मुझसे तुम कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। चीनी की कीमत मुझसे कंट्रोल नहीं होती भाई। मैं मुल्क में माफिया खेलता रहूंगा, लेकिन माफिया के जो आगे पीछे वाले हैं वो आप समझ रहे हैं मैं किसको कहां बिठाऊंगा। सर ये बड़ी लंबी बहस है। ये जो आंखों पे वेल्डिंग वाला चश्मा पहन करके आप लोग हुकूमत में अंधों की तरह बैठे हुए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जब आप बाहर निकलेंगे, मैं आपको एक वो बात बता देता हूं जो सुन करके आपके, अगर आप ऑफियर होते तो तोते उड़ जाते, लेकिन मैं आपको बताता हूं। मैं आज यहां आने से पहले कुछ ऐसे सीनियर लोगों से मिला हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके सामने अगर आपने किसी आदमी का नाम ले लिया इस वक्त आपकी क़यादत में से तो आपका सर फाड़ देंगे। उनके कहने के मुताबिक, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, उनके कहने के मुताबिक इस वक्त मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की ये खुशामदाना पॉलिसी से, उनका दुश्मन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी है, जिसने इस मुल्क को आगे पीछे शायद किया या नहीं किया, ये आप कोर्ट में साबित कीजिए। लेकिन ये जो आप लोगों की हरकतें हैं कि सिर्फ नंबर बनाने के लिए टीवी चैनल्स पे बैठ करके और लोगों को मतून करना, उनकी दामन पे कीचड़ उछालना, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने भी फरमाया, आपने कहा मैं कायनात का सबसे अच्छा आदमी हूं। सर मैं कायनात का अच्छा आदमी हूं, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप उन लोगों के साथ क्यों हैं जो सबसे ज्यादा सूरदास हैं, जिनकी आंख में जिसको कहते हैं एल्फी लगी हुई है, जिनके कानों में सीसा पिघला के डाल दिया गया है, उन्हें किसी की चीखें सुनाई नहीं दे रही, उनको सीमेंट की सरिये की बढ़ती कीमतें सुनाई दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन उन्हें गैस चीनी की कीमतें बढ़ती नहीं दिखाई देती, उन्हें बिजली की बढ़ती कीमतें दिखाई नहीं देती। वक्त का वजीर आजम जब शेरवानी पहन लेता है तो वो ये भूल जाता है कि उसका एक बयान लोगों की समाज पर क्या गिरा गुजरेगा। वो ये कहता है कि चाहे कुछ कर लो, कीमतें कम नहीं करूंगा। सर बड़े मामलात हैं, ये मेरी जंग है, मैं नूरुल आरफीन हूं और ये बोल चैनल है, आप नहीं समझ रहे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। राजा खुर्रम परवेज साहब, सर वजीर दिफा के भाई ने खुद को बेख्तियार वजीर करार दे दिया।
अब हैरा हूं दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। ये कोई पहला आदमी है या आखिरी आदमी जो बेइख्तियार है? बात यह है जी कि बेइख्तियार अगर आप बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत में क्या हालात हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है आपको वज़ीर-ए-आज़म तक सारे बेइख्तियार नज़र आएंगे। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अभी इन्होंने फिर जिक्र किया नदीम कुरैशी साहब ने कि पीपल्स पार्टी और नून ने मिसाक़ जमहूरियत में कहा था, तो बिल्कुल हम तो उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। बिल्कुल शफाफियत जहाँ आती है, जहाँ आप इस प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपका साथ देने को तैयार हैं। मैंने एग्जांपल दी कि 18वीं तरमीम पे हमने कैसे मुख्तलिफुल ख्याल जमातों और लोगों को इकट्ठा किया था। आप भाई क्या उस बिल को किसी कमेटी में लेकर गए? क्या आपने ये बिल लाने से पहले, तरमीम लाने से पहले आपने अपोजिशन की आदत को एतमाद में लिया? आपकी तरफ से, हुकूमती तरफ से कोई बंदा किसी अपोजिशन जमात के लीडर के पास गया कि आएँ बैठे इस पर बात करें, कमेटी में लाते हैं, डिस्कस करते हैं? क्या आपने इस पर अपोजिशन की इनपुट मांगी? आपका तो काम यह है कि बिल ठक रख के रखो उसी दिन असेंबली में और गालियां देना शुरू करो, चोर चोर के नारे लगाओ, तजलील करो अपोजिशन की, और फिर बोलो कि ये अपोजिशन इसलिए नहीं चाहती कि इनका अपना इंटरेस्ट है। मैंने कह दिया कि ये तो एक वजह हो सकती है और मैं इस पर एतराफ़ करता हूँ कि खरीदो फरोख्त होती होगी, लेकिन अभी मसला खरीदो फरोख्त नहीं है। अभी तो मसला ये है कि अपने बंदे वोट देने को तैयार नहीं। आपने खुद कह दिया, वज़ीर दिफा का छोटा भाई कहता है कि मैं बेख्तियार हूँ और उसके अपने इख्तिलाफात हैं। तो जहाँ पर ये हालात हों, जहां पर अकबर एस बाबर चीख कर कहता हो कि फॉरेन फंडिंग में करप्शन हुई है, जहां पर वजीउद्दीन जस्टिस कहता हो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हुए हैं, जहां इनके अपने मिनिस्टर्स केपी के कहते हो कि करप्शन हो रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता हो कि करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी छोड़ दीजिए, आप किसी बंदे से पूछ लें, आपको पाकिस्तानी अवाम यह बताएगी कि सरकारी महकमों में रिश्वत का रेट डबल हो गया। तो कहाँ जा रहे हैं आप लेके इस मुल्क को? सिर्फ गलत बयानी करके, झूठे वादे और दावे करके आपने जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, लोग इस वक्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं हलकों में। पाकिस्तानी अवाम बेचैन है पीटीआई के लोगों को का इस्तकबाल करने के लिए, और वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। चाहे फ्रेश इलेक्शन हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लीजिए। कैसर मशीह साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप दें। बस यही बात है कि इनका कोई किसी को फेस नहीं कर सकते जाके। अभी बल्दियाती इलेक्शन क्या हुआ, 2 साल से इन्होंने मुस्लिम लीग का जितने भी थे, क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम लीग की थी, वो इदारे ख़त्म कर दिए। अब वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। जो इनको खुद ये कहते थे कि हमने बेसिक जमहूरियत देना है, नीचे के लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, इनकी किसी एक बात पे क्या कर रहे हैं? आवाम से कौन सा ये बदला लेना चाह रहे हैं? क्योंकि लोग वाकई इस वक्त बड़े तंग है और इनको बददुआएं दे रहे हैं। जाके अपने हलकों में लोग जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है ना कि जो हालत इन्होंने बना दी है। अब कोई जगह देखो ना, लोग तो आए थे कि भाई कोई तब्दीली होगी, कोई नया पाकिस्तान का नारा इन्होंने दिया था, लेकिन जो हालत इन्होंने बना दी है, और किसी एक जगह पे भी तो इनकी जो बात पे भरोसा नहीं है। जो कुछ असेंबली में ये हो रहा है, अब कोई रोजाना जो है कोई बात सुनने को तैयार नहीं। असेंबली खत्म कर दी है इन्होंने। असेंबली का इजलास क्या होता है? क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता वहां जाने का। क्या वहां से सिर्फ चोर डाकू के अलावा पहले? राइट सर, आपका भी दिल नहीं करता, लेकिन सर यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। हालांकि दिल कर रहा हो खास तौर पे उस एक वक्त में कि जब नदीम कुरैशी साहब मेरे सामने मौजूद हों, लेकिन मजबूरी है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।